वेलकम ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल राइट, ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, मिनर्वा मिल्स केस, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्लैट, आईलेट या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। Let's start. Rights, duties and Constitution. Article is written by गौतम भाटिया। ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के कॉन्फ्लेशन दैट इज मर्जर से रिलेटेड इश्यूज को पॉइंट आउट करता है। एज पर द आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा की गई सभी प्रोमिसेस की गारंटी दिए जाने पर ही सिटीजन को अपनी फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहा जा सकता है। इंट्रोडक्शन। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट किया एंड इस एक्ट का ऑब्जेक्ट था गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करना, कोर्ट्स पर परमानेंटली लगाम कसना, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को कमजोर करना, जिसे कंसंट्रेशन एंड अब्यूज ऑफ पावर को रोकने के लिए बनाया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज को स्पेसिफाई करना एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज से डील करने के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाना। यहां ये बात नोटेबल है, एंटी नेशनल एक मैनिपुलेबल वर्ड है, मींस हेर फेर वाला वर्ड है। इस वर्ड का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, मींस जो पावर में है इस वर्ड को जो वो चाहे मीनिंग दे सकता है। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर पर सबका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि रियल राइट्स आर अ रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, मींस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने पर ही रियल राइट्स यानी अधिकार मिलते हैं। सीजेआई के वर्ड्स हाईली एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो एक ऐसे सेल्फिश सिटीजन की इमेज सामने लाते हैं जो कि सिविलाइजेशन के फ्रूट्स तो चाहता है लेकिन ट्री को वाटर देने के अपने काम को करने का इच्छुक नहीं है। हालांकि सीजेआई के वर्ड्स क्रेडिबल हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी के बावजूद राइट्स एंड ड्यूटीज के कॉन्फ्लेशन को रेसिस्ट नहीं किया जा सकता। वेब ऑफ ड्यूटीज। एज सिटीजन्स वाइड रेंज ऑफ ड्यूटीज हमें बाइंड करती है। ये ड्यूटीज स्टेट एंड अदर पर्सन दोनों के लिए ही है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपना टैक्स पे करें, दूसरे सिटीजन्स के साथ वायलेंस ना करें एंड पार्लियामेंट के द्वारा एनेक्ट किए गए अदर लॉज को फॉलो करें। इन लीगल ड्यूटीज को ब्रीच करने पर हम पर फाइन इंपोज हो सकता है या जेल भी हो सकती है। एक निश्चित समय पर हम बहुत सारी ड्यूटीज को ऑलरेडी फॉलो कर रहे होते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को गाइड या लिमिट करती है। सोसाइटी में रहने के लिए हमारे द्वारा ये प्राइस पे की जानी आवश्यक है एंड इन प्रिंसिपल ये एक ऐसी प्राइस है जिसे पे करने से किसी के द्वारा मना भी नहीं किया जाता है। हमारी ड्यूटी और उन्हें परफॉर्म ना करने पर जो कॉन्सिक्वेंसेस हमें बियर करने होते हैं दोनों फुल्ली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ये एक सिंपल लॉजिक को फॉलो करते हैं, वो ये कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस की आवश्यकता है एंड अगर जरूरी हो तो इसे पनिशमेंट के द्वारा भी एनफोर्स किया जाना चाहिए। द लॉजिक ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट लॉजिक को फॉलो करते हैं एंड इस लॉजिक को हिस्ट्री के थ्रू अच्छे से समझा जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसके फंडामेंटल राइट्स चैप्टर को फ्रेम करते वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने टू इंपॉर्टेंट कंसर्न्स थे। फर्स्ट, कॉलोनियल रूल में इंडियंस को सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता था, ना तो उनके इंटरेस्ट की परवाह की जाती थी एंड ना ही उन्हें सुना जाता था। एंड कुछ केसेस में जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल ट्राइब्स, उन्हें ह्यूमन की तरह भी ट्रीट नहीं किया जाता था। फ्रेमर्स के सामने होलोकास्ट का भी एग्जांपल था जहां 6 मिलियन पीपल को किल करने से पहले उनकी डिग्निटी को स्ट्रिप किया गया। फंडामेंटल राइट्स चैप्टर का फर्स्ट रोल ह्यूमनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना है। सभी ह्यूमन बींग्स चाहे वो कुछ भी रहे हो या उन्होंने कुछ भी किया हो, उन्हें बेसिक इक्वलिटी एंड डिग्निटी का ऐसा अधिकार हो जिसे कोई भी स्टेट ना ले सके। राइट्स को बियर करने के लिए किसी को भी अपनी ड्यूटी को सक्सेसफुली परफॉर्म करने की ना तो आवश्यकता थी और ना ही वर्दीनेस की कोई लिमिट थी। सिंपल वर्ड्स में मतलब यह कि ह्यूमन होना ही सफिशिएंट था। सेकंड, फ्रेमर्स इस बात से भी अवेयर थे कि वो एक ऐसी सोसाइटी को इनहेरिट करने जा रहे हैं जो क्लासिफाइड एंड डिवाइडेड थी। जेंडर, कास्ट, रिलीजन के वेपन्स ने बड़ी संख्या में इंडिविजुअल्स को परमानेंटली सबऑर्डिनेटेड एंड डिग्रेडेड कंडीशंस में रखा हुआ था। फंडामेंटल राइट्स का सेकंड रोल इस हायरार्की के अगेंस्ट स्टैंड होना था, दैट इज
इस हायरार्की को एंड करना था। फोर्स्ड लेबर, अनटचेबिलिटी एंड पब्लिक प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट गारंटी प्रोवाइड कर फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द सोसाइटी इक्वलाइजिंग एंड डेमोक्रेटाइजिंग रोल प्ले करना था एंड इंडिविजुअल्स को फेलो ह्यूमन बीइंग से होने वाले डैमेजेस से प्रोटेक्ट करना था। एंटी डीह्यूमनाइजेशन और एंटी हायरार्की, ये ट्विन प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स चैप्टर के पर्पस को रिवील करते हैं एंड ये रिकॉग्निशन देते हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक कि इंडिविजुअल की डिग्निटी एंड इक्वलिटी को बेसिक लेवल पर स्टेट और सोशल मेजॉरिटीज से प्रोटेक्ट ना किया जाए। सिर्फ इन गारंटीज के द्वारा ही एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के स्टेटस से सिटीजन के स्टेटस तक राइज कर सकता है एंड यहां ये बात क्लियर हो जाती है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के शेप लेने के बाद ही ड्यूटीज का क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ऐसा नहीं कि ड्यूटीज अनइंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ड्यूटीज हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, साथ ही ड्यूटीज की लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसी सोसाइटी में जो कि डिवाइडेड एंड अनइक्वल हो। एक एस्टेब्लिश्ड सोसाइटी में जहां लोग स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल पावर पजेस करते हैं या उससे बेनिफिटेड हैं, उनकी सर्टेनली ये ड्यूटी है कि वो पावर को ऐसे एक्सरसाइज ना करें कि इससे जिन पर्सन पर उनको एक्सरसाइज किया जाना हो उन्हें डैमेजेस या इंजरी हो। इश्यूज लाइज इन कॉन्फ्लेक्शन, दैट इज प्रॉब्लम वास्तव में तब होती है जब राइट्स एंड ड्यूटीज का मर्जर होता है। सैमुअल मोइन ने बोस्टन रिव्यू के आर्टिकल में पॉइंट आउट किया कि ड्यूटीज के बारे में जो भी कहा जाता है वो बहुत ही पोलाइटली उनके द्वारा यूज किया जाता है जिनका ट्रू पर्पस दूसरों के राइट्स को लिमिट करके अपने ट्रेडिशन की तरफ लौटना है। इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोले गए वर्ड्स याद करना जरूरी है जो कि सीजेआई ने भी अपनी स्पीच में शामिल किए थे। That the fundamental unit of the constitution remains the individual, that is constitution की fundamental unit individual है। अगर इंडिविजुअल की पोजीशन एंड हायरार्की से कॉम्बैट करने का कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमिटमेंट है उनको ध्यान में रखा जाए तो ही हम ड्यूटीज की लैंग्वेज को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं बिना इसके गुमराह होने का रिस्क है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1980 में दिया गया जजमेंट इसका एक गुड एग्जांपल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेल एंड फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट्स के बीच डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को इस ग्राउंड पर अपहेल्ड किया था कि वुमेन की ये ड्यूटी है कि वो चिल्ड्रंस का पालन पोषण अच्छे से करे एंड कंट्री के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की सक्सेस को एंश्योर करे। ये जजमेंट इस बात का रिमाइंडर है कि ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में राइट्स का प्लेस इंपॉर्टेंट है एंड ड्यूटीज की लैंग्वेज को राइट्स के थ्रू ही जज किया जाना चाहिए, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस अनप्लीजेंट होंगे जिसका परिणाम ये होगा कि जो ऑलरेडी वीक या हाशिए पर है उन पर ड्यूटीज का बर्डन डालकर एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को और मजबूत कर दिया जाएगा। कंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज चार्टर ऑफ लिबरेशन फंडामेंटली राइट्स के संबंध में ही है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रॉमिस्ड ह्यूमैनिटी, डिग्निटी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम की टोटल गारंटी के बाद ही हम सिटीजन्स को उनकी ड्यूटी के लिए कह सकते हैं। शायद अब समय है कि हिंद स्वराज को कॉन्स्टिट्यूशनल एज के लिए अपडेट किया जाए, दैट इज रियल ड्यूटीज आर द फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स। यहां हमारा एडिटोरियल एनालिसिस एंड होता है। अब हम इससे रेलिवेंट प्रोविजंस डिस्कस करते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इमरजेंसी पीरियड के दौरान एनेक्ट किया गया। लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स की वजह से 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एज पर दिस अमेंडमेंट पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की पावर को रिड्यूस करने का प्रयास किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट से प्रायोरिटी देने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 4 द्वारा आर्टिकल 31C को अमेंड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन भी इसी अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई एंड प्रियम्बल में 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऐड किए गए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज किया गया। इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के 2 प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। फर्स्ट, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज होने से रोकता था एंड सेकंड, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करता था ओवर द फंडामेंटल राइट्स।
इस लैंडमार्क डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को अप्लाई किया। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मींस आर्टिकल 368 में कन्फर की गई पावर को एक्सरसाइज करते हुए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, बट इन सच अ मैनर कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड ना हो। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स कंटेन्ड इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। Fundamental rights enforceable by law. Directive principles not enforceable by law. Fundamental rights adapted from the Constitution of USA. Directive principles of state policy adapted from the Constitution of Ireland. Fundamental rights का मतलब basic human rights of all citizens. वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग एनी लॉ। सो हम ये कह सकते हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इस ऑब्जेक्ट के साथ ऐड किया गया कि सिटीजंस अपने राइट्स के लिए ही नहीं अपने ड्यूटीज के लिए भी अवेयर हों। ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज 10 थी, जिसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा एक नई ड्यूटी यानी 11 ड्यूटी ऐड की गई, जिसके द्वारा सभी पेरेंट्स और गार्जियन पर ड्यूटी इंपोज की गई कि वो अपने चाइल्ड या वार्ड जिनकी भी एज 6 से 14 इयर्स के बीच हो को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। सिटीजंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, पार्लियामेंट मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स एक्सेट्रा के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन किया जाता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में पनिशेबल है। थैंक यू।